$1 लाख की फीस लगा के डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा प्रोग्राम के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट पैदा कर दिया है, जिससे कि भारत में एक ऐसी खलबली सी मची है कि आने वाले समय में इसके कारण अब बहुत बुरा होगा। लोगों का ये तक मानना है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम में इस बढ़ोतरी के कारण और इस बड़ी फीस के कारण देश में जितने भी लोग हैं, खास करके स्किल्ड टैलेंटेड लोग, वो अब बेरोज़गार हो जाएंगे। ये प्रकार का प्रोपोगंडा इसलिए ख़राब और नेगेटिव है क्योंकि H1B वीज़ा प्रोग्राम की रियलिटी लोगों को नहीं मालूम है। 1980s का डेकेड था जब डेंग जियाओपिंग की लीडरशिप में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया। उसने इकोनॉमी को खोलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमी को अमेरिका की इकोनॉमी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। चाइना की रणनीति ये थी कि वो उस समय पूरे वर्ल्ड के लिए और ख़ास करके वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के लिए प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती थी, जिसके तहत वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को अमेरिका की मार्केट में बेचना चाहती थी। बहुत सी अमेरिकन कंपनियों को भी चाइना की ये स्ट्रेटजी सूटेबल लगी। उनको ये लगा कि चाइना में सस्ती लेबर है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और एम्फोसिस नहीं है, और सबसे बड़ी बात एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों ना चाइना चला जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स जो अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने चाइना में अपनी बेस को बनाकर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करके एक ग्लोबलाइजेशन के बेस पे लिंक बनाने की कोशिश करी। कहना गलत नहीं होगा कि 1990s में जब कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध ख़त्म हुआ, उस समय तक चाइना ऑलरेडी एक फैक्ट्री ऑफ US बन चुका था। अमेरिका को ये बात पता थी कि चाइना से बने बनाए प्रोडक्ट्स अब हमारी इकोनॉमी में और सस्ते दाम पर सप्लाई हो रहे हैं, हमारी कंपनियां मुनाफा और पैसा कमा रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब 1990s में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध ख़त्म हुआ, शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को और अर्थव्यवस्था को भी खोलने की कोशिश करी, उस समय अमेरिका ने हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को केयरफुली स्टडी करके एनालाइज किया और देखा कि चाइना के मुताबिक यहाँ पर एक अलग ही टैलेंट है। टैलेंट यहाँ पर यह है कि इधर इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो अंग्रेज़ी भाषा को समझती और बोलती है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ग्रेजुएट्स हैं जो कि टैलेंटेड लोग हैं स्टेम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, इन सारी फील्ड्स में बहुत से एजुकेटेड, पढ़े लिखे, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को ये लगने लगा कि क्यों ना इन लोगों का प्रयोग करके हम भारत की इस पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाते हुए भारत को एक बैकएंड लेवल पर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लेयर बनाएं। अमेरिका के दिमाग में एक रणनीति जो चल रही थी 1990 के दशक यानी कि 1990s के डेकेड में, वो ये थी कि अगर चाइना हमारे लिए एक फैक्ट्री बन सकता है, चाइना आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर एक हार्डवेयर प्रोड्यूसर और सप्लायर बन सकता है, तो क्यों ना सॉफ्टवेयर लेवल पर पहली बात तो भारत को उस तरीके से पोजीशन किया जाए। ये चीज़ें होने लगी। अमेरिका ने 1990s के डेकेड में भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर हमारी इकोनॉमी में बहुत अग्रेसिव लेवल पर एक IT बूम को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश भी करी। इस IT बूम के तहत एक चीज़ तो तय हो गई कि हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेज़ी बोलने वाले एजुकेटेड लोग थे, इंजीनियर्स थे, और उस समय एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल था। उसने अमेरिकन कंपनियों के तहत नौकरियाँ पाकर सॉफ्टवेयर लेवल पर अपनी माहिरता बनाने की और अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करी। लेकिन इसी 1990s के डेकेड में अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी, उसकी सोच कुछ अलग तरीके से चल रही थी। वो बार बार अमेरिका को और अमेरिका की खास करके सरकार को, वहाँ की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये बात बोलती थी कि आप इस समय चाइना और भारत की मदद करते हुए उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत तो कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कल को अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि चाइना और भारत एक हो जाए, और ये दोनों देश क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर सिविलाइजेशनल प्लेयर्स होने के नाते अगर इकट्ठे होकर इन्होंने एक टेक्निकल, एक टेक्नोलॉजिकल और एक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप एक्सप्लोर करी, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी कि ये अमेरिका की डिक्लाइन को ही कंट्रीब्यूट करेगा। जब अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक आशंका रेज करी, तो उस समय अमेरिका के बहुत बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और अमेरिका की सरकार में बैठे हुए कई लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत और चीन के बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कभी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसमें एक बॉर्डर बहुत बड़ा मसला है। और उस समय कुछ बड़े विशेषज्ञों ने ये तक बात अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर होते हुए डिस्कशंस में ये बात बोली
कि अगर मान लीजिए कभी इंडिया और चाइना एकजुट होकर एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पर एक पार्टनरशिप बनाने की, एक टेक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे, तो अमेरिका उस समय अपने मिलिट्री टूल्स का प्रयोग करके भारत और चीन के बीच की बॉर्डर की झड़प को बढ़ावा देगा। और इस झड़प को बढ़ावा देने से दोनों देश के बीच में एक अनसेरिमोनियस लेवल पर एक्रिमनी हमेशा बनी रहेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की रणनीति उस समय ये थी कि भारत और चीन एकजुट तो कभी हो ही नहीं सकते, और यदि होने की कोशिश भी करी तो चिंगारी लगाकर आग लगाने का काम अमेरिका कर लेगी। लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने ये कंसर्न रेज किया था, इस कंसर्न को लेकर अमेरिका की सरकार में सहमति नहीं थी, और उन लोगों के मन में ये आशंका कुछ लोगों के मन में ज़रूर बैठ चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने एक काउंटर प्लान तैयार किया, और वो काउंटर प्लान था 1990s में इमिग्रेशन एक्ट के तहत कंसेप्चुअलाइज किया गया ये H1B वीज़ा प्रोग्राम। ये 1990s में जब H1B वीज़ा प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज किया गया तो उस समय इस पूरे प्रोग्राम को एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम की तरह मार्केट किया गया विश्व तौर पर। उस समय ये बात बार बार बोली गई कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम दूसरे देशों से टैलेंट लाना चाहते हैं। वो टैलेंट भारत हो, चीन हो, कोई भी अन्य देश हो विश्व का, वहाँ से वो टैलेंट आए और आकर अमेरिका में सो कॉल्ड अमेरिकन ड्रीम जिए। इस टैलेंट बेस्ड पूल्ड प्रोग्राम के तहत जब उद्देश्य ये रखा गया कि हम टैलेंट को अपने पास लाएंगे और इस टैलेंट के तहत हम अमेरिकन ड्रीम एक ऑफ़र करेंगे अलग अलग देशों के स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, सुपर स्किल्ड लोगों को, तो उद्देश्य ये था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अमेरिका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लेवल पर मजबूत होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इस प्रॉब्लम ये थी यहाँ पर कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे छुपा हुआ था एक बहुत बड़ा खेल ये था कि यहाँ पर भारत और चीन की मदद ओपनली हमें करनी तो है, उनको ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनाकर उनको अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवानी तो है, लेकिन हमें ये भी स्थिति पैदा करनी है कि ये लोग आपस में पहली बात तो एकजुट कभी ना हो, और दूसरी बात किसी भी तरीके से कोई ऐसी प्रोडक्शन ना करें किसी भी टाइप की प्रोडक्ट की जिससे अमेरिका कल को एक कॉम्पिटिटर बने या अमेरिका का कंपटीशन घटे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय हो गई कि अमेरिका ने H1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत ये रणनीति अपनाई कि हम इनके देश से टैलेंट को ही अब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर इस टैलेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए जब ये H1B वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो जाहिर सी बात है कि उस समय इस प्रोग्राम का अपटेक भारत में इतना अग्रेसिव नहीं था, क्योंकि भारत में बहुत से लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में अगर जानकारी थी भी तो उनमें इंथुजियाज्म नहीं था। तो अमेरिका ने एक रणनीति के तहत 1990s के डेकेड में इस प्रोग्राम को मार्केट करने की एक नई रणनीति भारत में अपनाई। पूरे 1990s के डेकेड में अमेरिका भारत के प्रसिद्ध जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशनल लेवल पर, वो चाहे IIT हों, वो चाहे प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, यहाँ पर जाकर सबसे पहले इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे उनको ग्रुप स्टडी टूर्स के लिए, उनको एकेडमिक एनरिचमेंट के लिए, उनको उनकी डॉक्टरेट के लिए पहली बात तो अमेरिका बुलाना चालू करा। जब ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स उस समय अमेरिका 1 से 2 साल के कोर्सेज़ के लिए जाते थे, उस दौरान इन प्रोफेसर्स को पढ़ाई के साथ साथ अमेरिका ये बात उनके दिमाग में डालता था कि आप जाकर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो सबसे बेस्ट टैलेंट है उसको अमेरिका भेजिए, क्योंकि वो अमेरिका जब आएगा तो अमेरिका आकर वो भी यहाँ पर अमेरिकन ड्रीम जी पाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सटल लेवल पर मार्केटिंग हो रही थी, इस सटल लेवल की मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए जब अमेरिका ने ये रणनीति बनाई, अब आप इस चीज़ का खमियाजा लगाइए कि जब ये प्रोफेसर वहाँ से वापस आते थे, वापस आने के बाद ये प्रोफेसर्स यहाँ से अलग अलग प्रकार के ब्राइटेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई कर ये बात बोलते थे कि आपको अगर सक्सेस नापनी है तो सक्सेस का मेजर है अमेरिका जाना। और अमेरिका ने ही उसी दौरान मल्टीपल स्कॉलरशिप्स, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स एट्सेट्रा उन्होंने लॉन्च करी, जिसके तहत उन्होंने एक नैरेटिव ये क्रिएट किया कि हम देशों से, खास करके भारत से, ब्राइटेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर अपने देश में लाना चाहते हैं। और पूरे के पूरे 2000 के डेकेड्स में जब पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के तहत पूरा देश, पूरे विश्व, सारे लोग एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे थे, तब एक नया मेजर ऑफ सक्सेस, एक नया यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस बन चुका था। और वो मेजर एंड यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस जो बन चुका था वो था केवल और केवल एक चीज़, जिसका नाम था अमेरिकन ड्रीम जीना। तो अमेरिका ने एक रणनीति के तहत
पहले इन यूनिवर्सिटीज़ के गेट कीपर्स यानी कि इनके प्रोफेसर्स को टारगेट किया, वहाँ से उन्होंने यहाँ का टैलेंट टारगेट किया और ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया से और भारत जैसे देश से एक ब्रेन ड्रेन किया जाए, क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन यदि होगा, इस ब्रेन ड्रेन के तहत अगर भारत से लोग जितने भी टैलेंटेड बेस्ट क्वालिटी के लोग छोड़ कर अगर अमेरिका जाकर अमेरिका में बसेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारत में ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई जायंट क्रिएट होगा, ना ही भारत में किसी भी प्रकार के टैलेंट को डिफेंस सेक्टर में अब्जॉर्प्शन मिलेगी, ना ही कोई टैलेंट भारत के स्पेस में जा पाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट से खमियाजा क्या हुआ? खमियाजा ये हुआ कि हमारा जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जो टॉप मोस्ट टैलेंट था देश का, वो तो अमेरिका छोड़कर भाग गया और बाकी टैलेंट यहाँ पर रुक गया। इसके बाद दूसरा खमियाजा ये हुआ कि जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें भी जो अल्ट्रा टॉप मोस्ट क्रीम टैलेंट था, वो देश छोड़कर अमेरिका भाग गया, बाकी टैलेंट ग्रेजुअली यहाँ पर अब्जॉर्ब हो गया। खमियाजा ये हुआ कि आज हमारे टॉप मोस्ट लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो जितने भी मूल रूप से सबसे बड़े विश्व के प्लेयर हैं, कितनी आयरॉनिकल बात है कि वो चाहे चैट जीपीटी हो, वो चाहे गूगल हो, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे कोई भी बड़ी आईबीएम टाइप की कंपनी हो, इन सभी में जितने कोडर्स और डेवलपर्स हैं, सीईओज हैं, वो सब भारतीय नागरिक हैं। लेकिन आज भारत के पास ना ही अपना गूगल है, ना ही अपना यूट्यूब है, ना ही यहाँ पर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई वैकल्पिक तौर पर एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है जिसमें वेस्टर्न हेजेमनी नहीं है। ये अमेरिका के H1B प्रोग्राम का एक जियोपॉलिटिकल टूल था। ये अमेरिका के H1B प्रोग्राम की एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कि वो इस प्रोग्राम के तहत ब्रेन ड्रेन करवा कर अपनी हेजेमनी को मेंटेन करना चाहता था। और आज डोनाल्ड ट्रंप जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक बाधा डाल रहा है, जब वो कह रहा है कि किसी भी अमेरिकन कंपनी को अगर नया टैलेंट रिक्रूट करके H1B प्रोग्राम के तहत लाना है तो उसके लिए सालाना $1 लाख फीस देनी पड़ेगी, ये इस समय एक भारत के पास सुनहरा अवसर है। ये एक ऐसा मौका है कि जब भारत पिछले 4 सालों से एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, भारत जब एक आत्मनिर्भर इकोनॉमी, एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है, भारत जब आज की डेट में एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी अपने आप को 2047 तक देखने की कोशिश कर रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौका है भारत के पास कि ये जो सो कॉल्ड पहले एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ब्रेन ड्रेन करवाया गया, जिस ब्रेन ड्रेन में अनकॉन्शियसली हम लोग हिस्सेदार बने, कि आज उस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जो आज की डेट में ये बात को बहुत सफलतापूर्वक तरीके से रिसर्च करके बोल चुके हैं कि अगर भारत किसी भी तरीके से एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर ले कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सेमीकंडक्टर्स को लेके अगर आज भारत एक रणनीति के तहत एक मिशन मोड तरीके से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्पेस, इन सारे सेक्टर्स में अगर वो एक पॉलिसी बनाए और इस पॉलिसी के तहत वो भारत में टैलेंट को रखने की कोशिश करे, तो भारत का ये जो ड्रीम है, एक अरमान और एक एस्पिरेशन है कि 2047 तक वो अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी देखना चाहता है, वो बहुत ही जल्द पूरा होगा। इस मोमेंट पर हमें ये जो एक आपदा में अवसर मिला है, जिसके तहत H1B वीज़ा प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को एक इंट्रोस्पेक्शन का नज़रिया मिला है कि अब आपके पास समय है पुरानी हिस्टोरिकल गलतियों को रेक्टिफाई करने का। अब आपके पास समय है कि उस समय जिस टैलेंट को आप किसी भी कारणों से रोक नहीं पाए, आज आप क्यों ना एक पॉलिसी बनाकर, एक पॉलिसी के तहत, एक नीति के तहत इन सारे के सारे टैलेंट को भारत में ही अब्जॉर्ब करो। और क्यों ना एक मिशन मोड में ठान लिया जाए कि आने वाले 10 सालों में भारत अपना एक गूगल बनाएगा। क्यों ना ठान लिया जाए कि भारत एप्पल के बराबर की कंपनी अपने हिसाब से एक अपने डेवलपर्स को लेकर बनाएगा। क्यों ना ठान लिया जाए कि अगर साउथ कोरिया सैमसंग बना सकता है, अमेरिका एप्पल बना सकता है, तो भारत भी उसी प्रकार से एक मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आज भारत के पास एक UPI को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पेमेंट मैकेनिज़्म है, अगर आज भारत इस तरीके से ओपन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू UPI जैसी चीज़ को प्रमोट कर सकता है, तो क्यों नहीं भारत
अगले 10 सालों में एक मिशन मोड तरीके से विश्व का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैंपियन, क्यों ना वो सेमीकंडक्टर्स का चैंपियन, और क्यों ना फॉर दैट मैटर एक सिविलाइजेशनल एंटिटी होने के नाते एक ग्लोबल सप्लायर ऑफ गुड्स का चैंपियन बने। क्योंकि आज ये जो एक रेक्टिफिकेशन का मौका हमें मिला है, अगर हमने ये भी गवा दिया तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी हम वैल्यू कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे और हमारा विकसित भारत बनने का ड्रीम केवल एक ड्रीम रह जाएगा। तो इस आपदा में ये जो अवसर मिला है, इसको एक नीति के तहत रोकना है, इसको नीति के तहत अब्जॉर्ब करके इस टैलेंट को देश के फ़ायदे के लिए और देश के विकास के लिए लगाना है। आज हर एक देशवासी के लिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है कि इस देश को अगर हम सब चाहते हैं कि आगे बढ़े, अगर हम सब चाहते हैं कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हम सभी को हिस्सेदार बनना होगा और अपने जितने भी टैलेंट्स हम सबके पास हैं उसका प्रयोग देश में यूज़ करके देश को आगे बढ़ाना होगा। पर एक चीज़ तो तय है, H1B वीज़ा प्रोग्राम ये जो बना था जियोपॉलिटिकल टूल अमेरिका की तरफ से अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए, यही एक ऐसा टूल है जो आने वाले समय में अमेरिका के कोलैप्स को और अमेरिका की डेथ को भी लिखेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ देखना ये है कि आज H1B प्रोग्राम और उसमें ये बनी हुई बाधाओं के तहत भारत क्या रणनीति अपनाता है। धन्यवाद।